adidas और पूमा दुनिया के तो सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं और फिर भी दोनों एक छोटे से जर्मन टाउन में बेस हैं। ये इसलिए क्योंकि इन दोनों कंपनीज का एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल पास्ट है, भरपूर बिट्रेयल, साबोटाज और एक ऐसा सिबलिंग राइवलरी जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एडोल्फ और रूडोल्फ डासलर भाई थे, लेकिन बाद में दोनों ने अलग अलग शू कंपनीज शुरू कर दी और बन गए कड़वे दुश्मन। adidas और पूमा की हिस्ट्री एक ऐसे चेस मैच जैसी थी जो पूरी जिंदगी चाली, जहां दोनों भाई एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक चले गए। आज भी उनका फैमिली फ्यूड उसी टाउन को डिवाइड करता है, आधा adidas के साइड है और आधा पूमा के। ये कहानी है जूत, राज और करप्शन की। दो वर्ल्ड वॉर्स के दौरान बनी थी और ये भी दिखाती है कैसे इनके फाउंडर्स नाजी पार्टी से जुट गए और हिटलर के आर्मी के लिए वेपन्स बनाए। दो भाई जिनके बीच में खून का रिश्ता था, लेकिन उनका ललाच और एम्बिशन उन्हें अलग ले गया। ये है एडिडास और पूमा की पगल कर देने वाली लेकिन सच्ची कहानी। साल था 1998। रूडोल्फ डासलर, जिसे रूडी भी कहते थे, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। तो साल बाद उसका छोटा भाई एडल्फ पैदा हुआ, जिसे सब अद्दी कहते थे। दोनों भाइयों का बचपन मुश्किल था। वो जर्मनी के एक छोटे से टाउन में रहते थे जो अपने शू मेकिंग फैक्ट्रीज के लिए मशहूर था। उनके पिता एक ऐसी ही फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनकी इनकम काफ़ी नहीं थी, इसलिए उनकी माँ एक लॉन्ड्री का काम करती थी। वो लोगों के कपड़े धोती थी और रूडी और अद्दी उन कपड़ों को टाउन में डिलीवर करते थे, इसलिए लोग उन्हें लॉन्ड्री बॉयज कहने लगे। लेकिन बाद में दोनों भाइयों को जर्मन आर्मी में ड्राफ्ट कर लिया गया पहले वर्ल्ड वॉर के लिए। जब वो वापस आए तब तक उनकी माँ का लॉन्ड्री बिजनेस खत्म हो चुका था। जर्मनी की इकोनॉमी टूट चुकी थी और हालत काफी खराब थे। तब अद्दी ने एक बिजनेस आइडिया सोचा अपने परिवार को बचाने के लिए। अद्दी को एथलेटिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट था और वो अपने पिता की तरह एक शू मेकर बनना चाहता था। उस टाइम लोग अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग शूज़ नहीं पहनते थे, तो अद्दी ने सोचा कि अगर वो स्पेशली रनिंग के लिए स्पाइक शूज़ बनाए तो एथलीट्स को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। अद्दी ने अपनी माँ के लॉन्ड्री शेड को वर्कशॉप में बदल दिया जहां वो शूज़ बनाने लगा। लेकिन कुछ बड़े प्रॉब्लम्स थे। अद्दी के पास पैसा नहीं था, न ही मटेरियल्स, और वॉर के कारण टाउन का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड खराब था। लेकिन अद्दी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुराने बैटलफील्ड से काफ़ी सारा सामान ढूंढ निकाला, लेदर के तुकदे हेलमेट से, स्ट्रिंग पैराशूट्स से, और जो भी काम का लगता वो यूज़ कर लेता। इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी अद्दी ने एक जुगाड़ निकाला। उसने एक लेदर ट्रिमर को साइकिल के व्हील से जोड़ दिया और एक दोस्त से पेडल चलवा कर पावर ले ली। अद्दी के क्रिएटिव सॉल्यूशन से उसके शूज काफी ड्यूरेबल बने और टाउन में मशहूर होने लगे। उसने हर छोटी डिटेल का ध्यान रखा, नए नए मटेरियल्स और डिजाइन्स ट्राई किए। जब यह बिजनेस ग्रो करने लगा तब उसका भाई रूडी अपना काम छोड़कर अद्दी के साथ जुट गया। रूडी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट और चैरिज्मेटिक था, तो उसने सेल्स संभाली। अद्दी को स्पोर्ट्स पसंद था और वो परफेक्शनिस्ट था डिजाइन्स में, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग संभालता। उन्होंने मिलकर 1924 में डसलर ब्रदर्स स्पोर्ट शू फैक्ट्री शुरू की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जॉइंट वेंचर आगे जाकर फैमिली को तोड़ देगा और दुनिया के दो सबसे बड़े शू ब्रांड्स बना देगा। रूडी ने डसलर शूज हर एक स्पोर्ट्स क्लब को पिच किया जर्मनी में। सेल्स तेजी से बढ़ने लगी। इस वजह से वो अपने लॉन्ड्री शेड से निकाल कर एक नए फैक्ट्री में शिफ्ट हो गए, जहां बेहतर इक्विपमेंट और ज्यादा एम्प्लॉयज थे। अब वो ज्यादा हाई क्वालिटी शूज बना सकते थे और फुटबॉल बूट्स भी, जो कि परफेक्ट टाइमिंग थी क्योंकि फुटबॉल उस वक्त जर्मनी में तेजी से पॉपुलर हो रहा था। रूडी ने कई फुटबॉल क्लब्स को फ्री मेन शूज दिए ताकि वो क्वालिटी देखें और फिर और ऑर्डर करें। बिजनेस चल पड़ा था। अद्दी शूज को इंप्रूव करता रहा, रूडी उन्हें बेचता रहा। लेकिन फिर हिटलर पावर में आया और सब कुछ बदल गया। नाजीज ने स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करना स्टार्ट किया ताकि लोगों में नेशनल प्राइड आए और उन्हें वार के लिए तैयार किया जा सके। इस वजह से स्पोर्ट्स शूज की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी और डासलर ब्रदर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। अद्दी और रूडी दोनों ने नाजी पार्टी ज्वाइन की। कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी में बिजनेस चलाने के लिए ये ज़रूरी था,
लेकिन कुछ सबूत मिलते हैं कि दोनों हिटलर के सपोर्टर भी थे। रूडी ओपनली नाजीज के सपोर्ट में बोलता था, जबकि अद्दी ज्यादा चुप था, लेकिन हिटलर यूथ में एक्टिवली इन्वॉल्व था। चाहे जैसा भी हो, उनका बिजनेस नाजी रेजीम के वजह से बहुत ग्रो हुआ। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू उन्हें मिला 1936 में, जब जर्मनी ने ओलंपिक गेम्स होस्ट किए। पहली बार ओलंपिक्स टीवी पर दिखाया गया तो दासलर ब्रदर्स ने इससे एक बड़ी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर ओलंपिक एथलीट्स उनके शूज पहनें तो उनका ब्रांड दुनिया भर में पॉपुलर हो सकता है। एक एथलीट उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था, जेसी ओवेंस, एक अफ्रीकन अमेरिकन जो दुनिया के मोस्ट पॉपुलर एथलीट्स में से एक था। लेकिन जेसी ओवेंस को स्पॉन्सर करना रिस्की था, क्योंकि हिटलर ओलंपिक्स को एक प्रोपेगेंडा इवेंट बना चुका था जिसमें वो आर्यन रेस की सुपीरियोरिटी दिखाना चाहता था। ऐसे में एक ब्लैक एथलीट का जीत जाना उसके एजेंडा के खिलाफ था। फिर भी अद्दी ने डिसाइड किया कि वो जेसी ओवेंस को शूज देगा। ओलंपिक विलेज में जाके उसने जेसी ओवेंस से बात की, उसके लिए स्पेशल शूज दिखाइए, और जेसी ने एग्री कर लिया उन्हें पहनने के लिए। उस वक्त एथलीट्स को स्पॉन्सर करना आज जैसा नहीं था, वे बस अच्छे शूज मिलने पर ही खुश हो जाते थे। जेसी ओवेंस ने बर्लिन ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल्स जीते डसलर शूज पहनकर। हिटलर नाराज था क्योंकि उसका प्रोपेगेंडा फेल हो गया, लेकिन डसलर ब्रदर्स के लिए ये बेस्ट प्रमोशन बन गया। इस वजह से उनके पास दुनिया भर से ऑर्डर्स आने लगे। सब कुछ कंपनी के लिए परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पीछे पीछे दोनों भाइयों के बीच टेंशन्स बढ़ने लगी थी। ओलंपिक्स के बाद का समय उनके बीच के रिश्तों का अंत बन गया। डाजर फैक्ट्री में काम कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था, लेकिन दोनों भाई ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस ग्रोथ को कैसे हैंडल करें। बिजनेस का प्रेशर बढ़ता गया और साथ ही उनके बीच की दूरियां भी। रूडी को लगता था कि बिना उसके सेल्स एफर्ट्स के बिजनेस कुछ भी नहीं है। वही अद्दी का मानना था कि प्रोडक्ट के बिना सब बेकार है। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो हर बिजनेस को वॉर एफर्ट में कंट्रीब्यूट करना पड़ा। तो डाजलर शूज फैक्ट्री ने नाजी सोल्जर्स के लिए बूट्स और वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। अद्दी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट था, इसलिए वॉर के दौरान लीडरशिप उसके पास थी। रूडी को लगा अद्दी उसे धीरे धीरे बिजनेस से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है। लड़ाई बढ़ने लगी। इस सबसे भी खराब बात यह थी कि दोनों भाइयों ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, तो वो दोनों अपनी वाइफ्स और बच्चों के साथ एक ही घर में रहते थे। हर वक्त एक साथ रहना आर्गुमेंट्स का रीजन बन गया। एक रात जब एलाइड फोर्सेस जर्मनी पर बॉम्ब्स गिरा रहे थे, अद्दी और उसकी वाइफ बेसमेंट में छुपने गए। वहां रूडी और उसकी वाइफ ऑलरेडी थे। अद्दी बोला, द बास्टर्ड्स आर बैक अगेन। अद्दी कह रहा था कि एलाइज वापस आ गए हैं, लेकिन रूडी को लगा कि यह कमेंट उसके और उसकी वाइफ के लिए था। उस रात के बाद अद्दी और रूडी एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर बाद रूडी आर्मी के लिए बुलाया गया, जबकि अद्दी फैक्ट्री चलाता रहा जो अब टैंक पार्ट्स बना रही थी। वॉर के दौरान रूडी और ज्यादा पैरानॉइड हो गया। उसने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि अद्दी में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, और रूडी ने चाहा कि उसकी वाइफ उसकी जगह फैक्ट्री हैंडल करे, लेकिन अद्दी ने यह मानने से इनकार कर दिया। गुस्सा इतना बढ़ गया कि रूडी ने नाजी अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया कि अद्दी लेदर छुपा रहा है, तो वॉर के लिए यूज होना चाहिए। इस वजह से अद्दी को अरेस्ट किया गया और उससे पूछताछ हुई। जब वॉर खत्म हुआ तो अमेरिकन्स ने जर्मन लोगों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसे डीनाजिफिकेशन कहा गया। रूडी को नाजी रेजिम में इन्वॉल्वमेंट के शक में पकड़ा गया और 1 साल तक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में रखा गया। जब रूडी जेल में था, उसका गुस्सा और बढ़ता गया, क्योंकि अद्दी उससे छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। अमेरिकन्स ने बाद में बताया कि रूडी के अगेंस्ट किसी ने टिप दिया था। रूडी को पूरा भरोसा था कि ये टिप अद्दी ने दिया था ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। जब रूडी फाइनली रिलीज हुआ तब अद्दी खुद वर प्रॉफिटीरिंग के केस में ट्रायल फेस कर रहा था। रूडी ने अद्दी के खिलाफ टेस्टिमोनी दी। दोनों भाई अपने अपने एलिगेशंस डिनाई करते रहे। एंड में दोनों क्लियर हो गए, लेकिन अब वो सिर्फ भाई नहीं दुश्मन बन चुके थे। कुछ रूमर्स ये भी थे कि रूडी और अद्दी की वाइफ के बीच अफेयर था। बहुत सारे एक्यूजेशंस थे, लेकिन सच क्या था ये कहना मुश्किल है। एक बात क्लियर थी, अब वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते थे। तो साल 1948 में काफी महीनों की लड़ाई के बाद रूडी और अद्दी ने अपनी कंपनी के एसेट्स डिवाइड कर दिए और 2 नई कंपनीज रजिस्टर की, अदिदास और पूमा।
अब दोनों भाई बदले की आग में बिजनेस करने लगे। आदि ने अपनी कंपनी का नाम रखा एडिडास। आदि उसका निकनेम था और दस उसके सरनेम दसलर का पहला हिस्सा। कई लोग इसे एडिडास बोलते हैं, कुछ एडिडास, जो भी हो। रूडी ने इनिशियली अपनी कंपनी का नाम रूदा रखा, लेकिन बाद में चेंज करके पुमा रख दिया। उसका मानना था कि यह नाम स्पोर्टी है और एथलीट्स बनना चाहते हैं पुमा जैसे, स्ट्रॉन्ग और फास्ट। कंपनी के डिवाइड होने का प्रोसेस बहुत मैसी था। एम्प्लॉयज को चूज करना पड़ा कि वो किस कंपनी में काम करेंगे। टेक्निकल स्टाफ अद्दी के साथ चला गया, जबकि सेल्स स्टाफ रूडी के साथ। ये स्प्लिट उनके छोटे से होम टाउन में भी क्लियरली दिख रहा था। टाउन एक रिवर से डिवाइड होता था, एडिडास एक साइड पर, पूमा दूसरी साइड। इसके बाद टाउन हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट गया। एडिडास और पूमा दोनों अपने अपने साइड के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स बन गए। उनके स्कूल्स अलग हो गए। एडिडास एम्प्लॉयज के बच्चे एक स्कूल में, पूमा एम्प्लॉयज के बच्चे दूसरे स्कूल में। टाउन में क्रॉस डेटिंग फ्राउंड अपॉन दी। राइवल गैंग्स बन गई जिनका बेस शूज थे। अगर एडिडास साइड पर किसी ने पूमा पहना तो उससे घूरा जाता, वाइस वर्सा भी। टाउन का नाम पड़ गया टाउन ऑफ बेंट नेक्स, क्योंकि लोग हमेशा नीचे देखकर शूज आइडेंटिफाई करते थे कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। सिर्फ मेयर ही ने न्यूट्रल था। ऑफिशियल इवेंट्स में वो एक एडिडास और एक पूमा का शू पहनता था, बैलेंस बनाए रखने के लिए। शुरुआत में एडिडास और पूमा के शूज काफी सिमिलर दिखते थे। फिर अद्दी ने एक टेक्निक यूज सीखी, तेहिल लेदर स्ट्राइप्स शूज के साइड पर, जिससे ग्रिप बेटर होती थी। साल 1949 में अद्दी ने इन स्ट्राइप्स को सेफ्ट कलर में पेंट करना शुरू किया। ये लुक लोगों को इंस्टेंटली पसंद आया। अब एडिडास और पूमा विजुअली अलग दिखते थे। अब रेस शुरू हो गई, कौन बनेगा जर्मनी का बिगेस्ट स्पोर्ट्स शू ब्रांड। तभी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। जर्मनी अपने पहले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा था वॉर के बाद। रूडी पर्सनली नेशनल टीम के कोच को जानता था। उसने डील करने की कोशिश की ताकि जर्मन टीम पूमा के बूट्स पहने, लेकिन पेमेंट टर्म्स पर अग्रीमेंट नहीं हो पाया। रूडी को लगा कोच मान जाएगा, लेकिन उल्टा कोच ने अद्दी के साथ डील कर ली और जर्मनी ने एडिडास के शूज पहने। शुरुआत में टीम टफ टाइम फेस कर रही थी, एक्सपेक्टेशंस लो थी, लेकिन समहाउ वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल में उनका सामना था हंगरी से, जो पिछले 4 साल से अनडिफीटेड थी। मैच से थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हो गई और ये अद्दी के लिए परफेक्ट था। उसने जर्मन प्लेयर्स के लिए एक नया बूट डिजाइन किया था जिसमें स्टड्स स्क्रू किए जा सकते थे, एडजस्टेबल क्लीट्स। बारिश में ग्रिप परफेक्ट था, जबकि हंगरी के प्लेयर्स बार बार स्लिप कर रहे थे। जर्मनी ने एक गोल मारा, फिर दूसरा, और आखिरी मिनट्स में मैच जीत लिया। एक मिरेकल था। जर्मनी के लोगों के लिए यह पहली बार था जब वॉर के बाद कुछ प्राइड महसूस हुआ। और क्योंकि टीम एडिडास के शूज पहनकर जीती, आदि एक नेशनल हीरो बन गया। एडिडास की डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। रूडी डेवास्टेटेड था। उसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। तो साल बाद मेलबर्न ओलंपिक्स में पूमा के शूज का शिपमेंट कस्टम से क्लियर नहीं हुआ, जबकि एडिडास का शिपमेंट क्लियर हो गया। रूमर्स थे कि एडिडास ने कस्टम ऑफिसर्स को ब्राइब दिया था। रूडी फ्यूरियस था। एडिडास का स्पॉटलाइट बढ़ता जा रहा था और आने वाले सालों में एडिडास और पूमा एक दूसरे को हर एंगल से बीट करने की कोशिश करते रहे। अपॉर्चुनिटी और बदले की आग ने रूडी और अद्दी दोनों को मजबूर किया कि वो अपने बिजनेस को एग्रेसिवली एक्सपैंड करें। दोनों कंपनीज ने सिर्फ जर्मनी में नहीं, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी अपने शूज बेचने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उन्होंने शॉर्ट्स, सॉक्स, स्नीकर्स और कई और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए। जो काम एक कंपनी करती, दूसरी भी वही करती। जब एक्सपेंशन स्पीड पकड़ने लगा तो दोनों भाइयों ने अपने अपने बेटों को बिजनेस में लाया। अद्दी के बेटे का नाम था एच, जो एडिडास के डिसीजंस लेने लगा, और रूडी के बेटे आर्मिन ने पूमा के लिए काम शुरू कर दिया। एक नए जनरेशन के टस्लर्स आने के बाद ऐसा लग रहा था कि फैमिली ड्रामा शायद ठंडा पड़ गया होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब बेटे भी एक दूसरे से नफरत करने लगे।
और पूमा दोनों एक स्पॉन्सरशिप रेस में आ गए थे। दोनों टॉप एथलीट्स को अपने शूज पहनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। खाना खिलाना, गिफ्ट्स देना, हर टैक्टिक यूज की जा रही थी। लेकिन ये रेस कंट्रोल से बाहर हो गई। साल 1978 में ओलंपिक्स के टाइम एच और अरमिन ने इतने पैसे बर्बाद कर दिए क्योंकि दोनों एक ही एथलीट को साइन करने के लिए एक दूसरे से बिडिंग वॉर में लग गए। इससे उनकी प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई। फिर साल 1971 में मेक्सिको वर्ल्ड कप से पहले दोनों ने एक सीक्रेट पीस ट्रीटी साइन की। एक डील किया गया एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसे दोनों साइन करना चाहते थे, पेले। पेले सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार था। दोनों जानते थे कि अगर किसी ने भी पेले को साइन किया तो दूसरा उससे आउटबिड करने की कोशिश करेगा और दोनों अपना पैसा बर्बाद कर देंगे। तो डील हुआ, पेले स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स है, ना आदिदास ना पूमा कोई भी उसे साइन नहीं करेगा। लेकिन जब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स आए, आदिदास की टीम शॉक्ड रह गई। टीवी स्क्रीन पर दिखा पेले पूमा के शूज पहने हुआ था। मैच स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले रेफरी से पेले ने बोला, 1 मिनट रुकिए। वो घुटने के बल बैठा और अपने शूलेसेस बंधने लगा। हर कैमरा उसी पर था और उस वक्त दुनिया भर के टीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ एक ब्रांड दिख रहा था, पुमा। बिना अदीदास को बताए आर्मिन ने सीक्रेटली पेले के साथ एक डील साइन कर ली थी। डील की वैल्यू थी $1,25,000 से ज्यादा और ये शूटिंग स्टंट इंटेंशनल था, परफेक्ट मार्केटिंग मूव। पेले ने ब्राजील को जीत दिलाई और पूमा के शूज ग्लोबल बेस्ट सेलर्स बन गए। ऑच फ्यूरियस था, उसके ट्रस्ट का अल्टीमेट बिट्रेयल। डासलर ब्रदर्स की राइवलरी दोबारा शुरू हो गई और इस बार और भी इंटेंस। तब तक अद्दी और रूडी अपने 7वें दशक में पहुंच चुके थे। साल धूप छांव में गुजरते रहे लेकिन दोनों भाई एक दूसरे से कभी नहीं मिले। जब रूडी को लंग कैंसर हुआ, अद्दी ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। इवन उसके फ्यूनरल पर भी नहीं गया। कुछ साल बाद अद्दी भी मर गया। दोनों भाई एक ही ग्रेवयार्ड में दफन है, लेकिन ग्रेवयार्ड के अलग अलग किनारे पर। मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग। जब फाउंडर्स चले गए तो अदिदास और पूमा के रेंस उनके बेटों एच और अरमिन के हाथ में आ गई, लेकिन उनके डिसीजंस ने सिचुएशन और बिगाड़ दी। अदिदास ने स्पॉन्सरशिप्स और बिडिंग में इतना ज्यादा पैसा खर्च दिया कि कस्टमर्स के नीड्स भूल गया। पूमा सिर्फ अदिदास के लेवल तक पहुंचने में लगा रहा, जिससे उनका प्रोडक्ट क्वालिटी गिर गया। लेट 70s और अर्ली 80s में दोनों कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। साल 1989 में एडिडास और पूमा ने अपने शेयर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिए। अब ये फैमिली रन बिजनेस नहीं रहे। उस वक्त तक नाइकी ने दोनों को बीट करके स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का किंग बन लिया था। लेकिन साल 1993 में स्विस बिलियनर रॉबर्ट लुइस ड्रेफस ने एडिडास को खरीदा। उसका विजन था एडिडास को सीरियस एथलीट्स के लिए ब्रांड बनाना और कूल भी दिखाना। उसने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जैसे प्रेडेटर बूट्स और स्टार एथलीट्स को साइन किया, डेविड बेकहम, कोबी ब्रायंट, आंद्रे अगासी। फिर साल 2006 में एडिडास ने रीबॉक को $3.8 बिलियन में खरीद लिया। 2013 में उन्होंने कान्ये वेस्ट के साथ मिलकर यीजीज बनाए, $1 बिलियन का ब्रांड। एडिडास वापस रेस में ना गया, नाइकी के सामने खड़ा होने लगा। पूमा को भी 2000 के दशक में एक नई लाइफ मिली। एक यंग जर्मन एग्जीक्यूटिव जोचन जाइट्स ने पूमा को खरीदा। उसने प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव की, फॉर्मूला 1 जैसे नीचे मार्केट्स में घुसा और उसेन बोल्ट जैसे एथलीट्स को साइन किया। लेकिन सबसे बोल्ड स्टेप था फैशन इंडस्ट्री में एंट्री लेना। उसने अलेक्जेंडर मैक्वीन और रियाना जैसे स्टार्स के साथ काम किया। पूमा बन गया एक एजी स्टाइलिश फैशन स्पोर्ट्स ब्रांड। मिड 2000 के आसपास पूमा $1 बिलियन कंपनी बन चुकी थी। साल 2009 में डासलर फ्यूड का ऑफिशियल एंड हुआ। अदी और रूडी के होम टाउन में एडिडास और पूमा के एम्प्लॉइज ने मिलकर एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला। सीईओज ने भी सेम टीम में खेला तो दोस्ती का पैगाम गया। लेकिन आज भी वो टाउन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एडिडास हेडक्वार्टर्स रिवर के एक साइड और पूमा दूसरी तरफ। और सोचो, अगर वो भाई लड़ते नहीं तो हो सकता था वो मिलकर दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स ब्रांड बनते। लेकिन उस जगह आया नाइकी।